नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तीसरा विश्व युद्ध पानी पर होगा, कहा भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह ने। शिक्षा बोर्ड की शिकायत पर एडीसी ने तुरंत लिया संज्ञान। अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर बोर्ड कर्मचारियों का कार्य युद्ध स्तर पर। 3.25 करोड़ रुपए से सुधरेगी दिनोद रोड व सेवा नगर की सड़कें। बारिश से तापमान में आई गिरावट, आने वाले दिन होंगे गर्म। शांतिनगर में पीने के पानी की समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों ने लगाया जाम। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह का कहना है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी पर होगा। उन्होंने कहा कि हम पानी की मांग करते हैं पर पानी बचाते नहीं हैं। अब बेमौसम बारिश होती है और समय पर नहीं होती, ऐसे में हमें भी कुदरत के साथ बदलना होगा। सांसद ने शहर में करोड़ों की लागत से बनने वाले 2 सड़कों का शिलान्यास किया। इसके पश्चात उन्होंने आदर्श महिला कॉलेज में पूर्व सीएम स्वर्गीय बनारसी दास गुप्ता की पुत्रवधू स्वर्गीय दर्शना गुप्ता की याद में बने वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। कहा कि वेलनेस सेंटर में समय रहते बीमारी का पता चलेगा और कई जानें बच सकेंगी। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह ने आदर्श महिला कॉलेज में पूर्व सीएम स्वर्गीय बीडी गुप्ता की पुत्रवधू स्वर्गीय दर्शना गुप्ता की याद में बनाए गए वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया, जिसको लेकर उन्होंने गुप्ता परिवार व कॉलेज प्रशासन का आभार जताया। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि आज दुनिया में हर घर में बीमारी है, ऐसे में वेलनेस सेंटर समय रहते बीमारी की पहचान कर कई जान बचाने में सहयोगी होगा। किसी भी शहर के विकास के लिए रेल व सड़क की कनेक्टिविटी, बिजली, पानी व शिक्षा जैसी सुविधाएं जरूरी होती हैं। वहीं पेयजल व सिंचाई के पानी की कमी को लेकर सांसद ने कहा कि तीसरा विश्व युद्ध पानी को लेकर होगा। उन्होंने कहा कि हम केवल पानी की मांग करते हैं, बचत नहीं। धर्मवीर सिंह ने कहा कि हमें पानी की एक एक बूंद को बचाना होगा, क्योंकि समय के साथ प्रकृति व मौसम बदल रहे हैं। अब बेमौसम बारिश होती है और समय पर होती नहीं, ऐसे में हमें भी कुदरत के साथ बदलना होगा। ये दर्शना जी की याद में ये जो प्रोग्राम किया है और उनका जीवन जिस काम में सारी उम्र लगा रहा और उसी का रिजल्ट है कि वो चाहती थी कि ऐसी बीमारियों का इलाज या दूसरी बीमारियों का इलाज बीमारी आने से पहले ही अगर हमें पता चल जाए तो देश और दुनिया की बहुत सी बीमारियों की वजह से जो आकस्मिक डेथ होती है उनको रोका जा सकता है। तो मैं परिवार को, भाई अजय जी को, सारे बनारसी दास जी गुप्ता जी के परिवार को बहुत बधाई देता हूं कि जिस प्रकार की सोच दर्शना जी की थी उसी आधार पर इन्होंने आज ये वेलनेस सेंटर बना के उसका उद्घाटन किया है, क्योंकि देश और दुनिया में बीमारियां बहुत हो, कोई परिवार नहीं बचा जहां बीमारी ना होती हो, और आज इस चीज़ की आवश्यकता भी ज़्यादा थी। देखिए, देश और दुनिया ये मान के चलती है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पानी पर होगा। अब आपके माध्यम से मैं एक चीज़ की प्रार्थना भी करना चाहता हूँ, इस पानी की बूंद बूंद को हम बचाएंगे। हमें भी समझना होगा, हम केवल डिमांड करते हैं। आप किसी गांव और शहर में जाओगे तो आपको नलके खुले मिलेंगे, चलते रहेंगे। खेती करने वाला भी बारिश आ गई तो भी वो ट्यूबवेल का चलाता रहेगा। पानी की ज़रूरत है उसको 1 लीटर की, और वो 50 लीटर भी यूज़ करता है, जिसकी वजह से लो लाइन एरिया ज़मीन भी ख़राब होगी। और पीने के पानी के लिए भी अगर मुझे घर में केवल 100 लीटर की आवश्यकता है तो मैं 1000 लीटर के बगैर मुझे तसल्ली नहीं होती। हम गाड़ी भी उसी पानी से धोएंगे। उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही थी कि हम जिस कार्य के लिए उन्होंने सारी उम्र लगाई समाज सेवा के लिए, उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने एक यहाँ पे मेडिकल कैंप का ऑर्गेनाइज़ किया और साथ में एक वेलनेस सेंटर का शुरू किया, जिसका धर्मवीर भाई साहब ने आज उद्घाटन किया है। कि जहाँ पे बच्चों का जो उनकी इमीडिएट फिजिकल ज़रूरतें, उसके अलावा जो उनके दिमागी तरफ से परेशानी, और आज जो कंपटीशन का माहौल है उसमें बच्चों को बहुत क्वेश्चन होते हैं, बहुत तकलीफ़ें होती हैं, उसका वो समाधान वहाँ पे ढूंढ सके, उसकी शुरुआत हो। साथ में यहाँ पे हमने कैंसर स्क्रीनिंग का सिस्टम चालू किया कि वहाँ से एक्शन बालाजी से वहाँ मेमोग्राफी की वैन आई है, जो
प्रिवेंटिव टेस्ट करके आपको एडवांस में बता सकती है कि आपके यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर किस पोजीशन पे है, आगे होने का स्कोप है या आप किस स्टेज पे है, और आप उसकी ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। क्योंकि कैंसर में प्रिवेंशन ही एक ट्रीटमेंट है। तो उसके लिए हमने शुरुआत की और हम भविष्य में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हर महीने इस तरह का ये कैंसर स्क्रीनिंग कैंप यहाँ पे लगाते रहें। समाधान शिविर में उस समय स्थिति हास्यास्पद बन गई जब शिक्षा बोर्ड से संबंधित समस्या को एडीसी एवं शिक्षा बोर्ड सचिव ने जांच के लिए स्वयं के ही नाम मार्क कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसी समय शिक्षा बोर्ड में अपने अधीनस्थ स्टाफ को मामले से संबंधित फाइल को उनके समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। डॉक्टर मुनीश नागपाल ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार पारदर्शी ढंग से काम करना ही उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने मौके पर मौजूद विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नागरिकों की समस्याओं के समाधान करने में अनावश्यक रूप से देरी ना करें। समाधान शिविरों में नागरिक अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, जिनका मौके पर मौजूद अधिकारियों द्वारा समाधान किया जाता है। जिला मुख्यालय पर आयोजित समाधान शिविर में अतिरिक्त उपायुक्त एवं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल के समक्ष एक व्यक्ति ने बोर्ड के ही एक कर्मचारी पर नियमों का उल्लंघन कर पदोन्नति पाने और सरकारी आवास आदि सुविधा का लाभ लेने का आरोप लगाया। डॉक्टर नागपाल ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जांच के लिए खुद के ही पास रख लिया। उन्होंने शिकायतकर्ता को न केवल उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया, बल्कि उसी समय शिक्षा बोर्ड में उनके अधीनस्थ कर्मचारी को फोन कर मामले की रिपोर्ट उनके समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेषकर समाज कल्याण विभाग और क्रीड़ा के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समयबद्ध तरीके से नागरिकों की समस्याओं का समाधान करें। वहीं शिविर में खेतों में खंभे लगवाने, दिव्यांग पेंशन बनवाने, पेयजल संबंधित अनेकों समस्याएं एडीसी के समक्ष रखी गई। मैं बताना चाहूँगा कि समाधान शिविर एक काफ़ी अच्छा हरियाणा सरकार की ओर से प्रयास है। ये सभी अधिकारी एक स्थान पर सभी इकट्ठे होकर बैठते हैं और जनता का कोई भी व्यक्ति अपनी कोई भी समस्या लेकर आता है तो उसका तुरंत वहाँ समाधान करने का प्रयास होता है। तो आज भी लगभग मैं मानता हूँ कि जो 20 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें से जो 10 के लगभग तो पुरानी वही शिकायतें रिपीट हो रही थी। तो उसमें जो इंटरिम रिप्लाई दिया गया था विभागों द्वारा, तो उनका हमने आज समाधान करने का प्रयत्न किया है। उसमें जैसे समाधान शिविर में मुझे द्वारा भी कहा गया कि उसी ऐसी जो विभागों द्वारा कार्रवाई अपेक्षित थी, तो जिसमें हमने कहा कि आज आप समाधान शिविर समाप्त होने से पहले इस पर कार्रवाई करके बताएंगे। तो उस पर उन्होंने कार्रवाई करके बताया और जिससे कि मैं मानता हूँ जनता का विश्वास भी पुख्ता होता है। और हमारे पास आज जो शिकायतें प्राप्त हुई थी पानी को लेकर थी, जिसमें अलग अलग कॉलोनी से जो लोग आए हुए थे, तो उसमें पब्लिक हेल्थ की ओर से उनको भी निर्देश दिए गए कि पानी की व्यवस्था करें और साथ ही जहां पानी के लिए कोई कमी आ रही है तो टैंकर के द्वारा सप्लाई करेंगे। तो उसमें भी हमने उन्हें समयबद्ध तौर पर काम करने के लिए कहा। जैसे एसडीओ हैं, उन्होंने कहा कि हम आज इतने बजे तक वहाँ पानी की व्यवस्था कर देंगे या वहाँ टैंकर पहुँचा देंगे। तो इस प्रकार की समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न है, जिसमें जनता को भी कहीं ना कहीं राहत मिलती है। आज मैं समाधान शिविर में वार्ड की पानी की समस्याएं और विधवाओं की जो पेंशन रुकी हुई है, 5 विधवाएं हैं जिनकी पेंशन रुकी हुई है, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। सरकार ने, मैं डीसी साहब से अपील इसलिए करने गया था विधवाओं की, जो विडो है वो तो जिसका पति गुजर गया वो तो विधवा है, उसके लिए भी उम्र का क्या सबूत मांगना। पर सरकार की कोई गाइडलाइन है कि उसमें वो उम्र का प्रूफ मांग रहे हैं, तो उसके लिए जो ये वोट बना हुआ है, मान लो किसी का वोटर कार्ड नहीं बना हुआ और वोटर लिस्ट में नाम है, तो मेरी सभी से अपील है जो भी माताएं ऐसे दुखी हो रही हैं वो 105 नंबर कमरे में जाए। मेरे साथ जो आज समाधान शिविर में गई थी उसको मैं लेकर 105 नंबर कमरे में गया और वहां से उसका वोटर नंबर निकलवाया है। तो और भी जो माताएं दुखी हो रही हैं वो अपने वहाँ 105 नंबर कमरे में अपना वोटर नंबर निकलवा के और उसका प्रूफ दे दें उम्र का। दूसरा, मैं पानी की समस्या के बारे में मिला था। पानी की समस्या के बारे में मैं पिछले 2 साल से अधिकारियों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे वार्ड में 20 पाइप रखे हैं और वो पाइपलाइन डलवा दें। जो नीचे के अधिकारी हैं वो जस्ट मस की नीति पे चल रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे। 2-3 जेईओ को, एसडीओ साहब को, एक्शन साहब को, एससी साहब को भी मैं बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि आप करके उस गली के मेरे वार्ड में जो पानी की समस्या है उनका समाधान करें। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है। यह परीक्षा 26 व 27 जुलाई को होनी है।
इस परीक्षा के फॉर्म पहले भी भरवा चुके हैं। बोर्ड सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल के अनुसार इस परीक्षा के लिए बोर्ड ने अपनी कमर कस ली है। बोर्ड कर्मचारियों की छुट्टियां भी अगले आदेशों तक रद्द कर दी गई हैं। कहा कि अब सबसे जरूरी कार्य सेंटर बनना और परीक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाने का है। बोर्ड सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल के अनुसार हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। ये परीक्षाएं 26 व 27 जुलाई को होना निश्चित हुई हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा में कर्मचारियों व अधिकारियों की ड्यूटी लगाने के साथ साथ फ्रिस्किंग का कार्य भी काफी महत्वपूर्ण होता है। बोर्ड सचिव मुनीश नागपाल ने कहा कि 32,08,000 भावी अध्यापकों ने इसके लिए फॉर्म भरे हुए हैं। बोर्ड ने भी युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि कमेटियां भी गठित कर दी गई हैं और क्वेश्चन पेपर बनाया जाना बाकी है, साथ ही सेंटर बनाए जाने हैं। इसीलिए तमाम तैयारियां बोर्ड ने शुरू कर रखी हैं। इसमें बताना चाहूँगा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा और हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को ये जिम्मेवारी दी गई है 26 और 27 जुलाई को एचटेट आयोजित करने के लिए। तो इसमें ये काफ़ी जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है, परीक्षा है, और पूर्व में भी आप देखते हैं पिछले 2022 में 23 में इस प्रकार का सफल आयोजन किया गया है, जिसमें 3.25 लाख से ज़्यादा 3,28,000 से ज़्यादा जो छात्र हैं उनका रजिस्ट्रेशन होया हुआ है। तो इसकी घोषणा होने के उपरांत जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में युद्ध स्तर पर इस पर जो काम किया जा रहा है, सभी शाखाएं हैं, सभी ब्रांचेज हैं, सभी अधिकारी हैं, सभी कर्मचारी हैं, वो वार फुटिंग पे युद्ध स्तर पर इसमें जो कार्य कर रहे हैं। चाहे वो परीक्षा को आयोजित करने से संबंधित जो पेपर है उसको पेपर से संबंधित है कि किस प्रकार से क्या प्रक्रिया अपनाई जानी है परीक्षाओं के लिए, उसमें स्ट्रक्चर के तहत उसका जो क्वेश्चन पेपर बनाया जाना है। इसके साथ ही जो उस दिन से आयोजित है, कितने परीक्षा केंद्र होंगे, कौन से जिले में होंगे, कहाँ होंगे, और उसमें सभी प्रकार की बेसिक अमेनिटीज़ हैं या नहीं है, उसकी रिपोर्ट लेने से संबंधित है। उस दिन परीक्षा से रिलेटेड वीडियोग्राफी की आवश्यकता है, उसके बारे में कार्रवाई की जा रही है, कितने सीसीटीवी चाहिए होंगे, और उसके साथ ही जैसे आपका फ्रिस्किंग है, फ्रिस्किंग के लिए कितनी मैन पावर की आवश्यकता होगी, और परीक्षा को आयोजन से परीक्षा के प्रारंभ से लेके परीक्षा केंद्र तक क्वेश्चन पेपर को पहुँचाने से लेके उनको आयोजन कराकर सफलतापूर्वक वापस लाने से लेके उनके परिणाम घोषित होने तक सभी प्रकार की जो प्रक्रिया है उसको युद्ध स्तर पर यह कार्य किया जा रहा है। करीब 1.5 दशक से भिवानी के लोगों के लिए सिरदर्द बनी शाम बाग से लेकर तो शाम बाईपास तक की दिनों रोड के दिन अब फिरेंगे। सांसद धर्मवीर सिंह, विधायक घनश्याम सराफ तथा नप चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने सामूहिक रूप से नारियल फोड़कर इस सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस सड़क के निर्माण पर करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जनप्रतिनिधियों ने रेलवे फाटक से लेकर सेवा नगर तक की सड़क के कार्य का भी शुभारंभ किया। दिनोद रोड पीडब्ल्यूडी विभाग के अंतर्गत आता है, जिसका पिछले 1.5 दशक से कोई कार्य नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से इस सड़क में अनेक जगहों पर गड्ढे बने थे। इन सड़कों पर वाहन तो क्या, लोग पैदल चलने से भी कतराते थे। उसके बाद लोगों की मांग के बाद उक्त रोड को नगर परिषद ने अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू की। रोड नगर परिषद भिवानी के कब्जे में आने के बाद नगर परिषद के चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने इस रोड के निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू की। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब रोड के निर्माण का कार्य शुरू हुआ है। इसी तरह रेलवे फाटक से लेकर सेवा नगर तक के रोड का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया गया है। इस रोड पर अनेक जगहों पर गड्ढे बने हैं। रेलवे फाटक के वक्त ही इस रोड का निर्माण हुआ था, उसके बाद से किसी ने रोड के निर्माण की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हमारे यहाँ 2 प्रोग्राम थे, एक सड़क का, एक गली का, और साथ में जिला प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है कि हम आरओबी और इस सड़क समेत हम 31 जुलाई तक को ये रास्ता खोल देंगे। कुछ बिजली पानी की समस्याएं थी, कोशिश यही है कि समय बारिश के आने से पहले हमारे वो काम पूरे हो। शहर के चारों तरफ का बाईपास भी हम इसी 25-26 में हमारी कोशिश है कि काम शुरू हो जाएगा। चाहे वो तिगड़ाना मोड़ से देवसर मोड़ तक की बात हो, या दादरी से भिवानी से दादरी जब हम जाते हैं वहाँ तो एक्सीडेंट होता है, उस चौराहे की बात हो, या 4 बाईपास हमारे लोहानी से लेकर लोहारू तक के हों। ये सारा काम हम इसी साल चालू करते हैं। लोठवाल है, मैं वार्ड नंबर 19 से पार्षद हूँ। लाइन 75 हमारा अपना क्षेत्र है। आज हमारे बीच में माननीय चौधरी धर्मवीर सिंह जी, हमारे विधायक घनश्याम सराफ जी, हमारे नगर परिषद के चेयरमैन भवानी प्रताप जी यहाँ पहुंचे हैं, जिन्होंने 2.25 करोड़ रुपए का दिनोद रोड का शिलान्यास किया है।
और एक हमारा त्रिवेणी जो है अपने पीएसआई के पीछे 45 लाख रुपए का उसका टेंडर का शिलान्यास किया है। बहुत जल्द इस लाइन पार क्षेत्र के लोगों को 2 बड़ी अच्छे रोड मिलने वाले हैं। मैं इन सभी नेताओं का तहे दिल से और नगरवासियों की तरफ से और वार्डवासियों की तरफ से इनका धन्यवाद करता हूं। विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि दोनों सड़कों के निर्माण में समय जरूर लगा है, लेकिन अब सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। इन कॉलोनियों की ये सड़कें बनने के बाद हर व्यक्ति को राहत मिलेगी, क्योंकि कई दिनों से ये सड़कें जर्जर पड़ी थी। अब जल्द ही इन सड़कों पर वाहन फर्राटा भरते नजर आएंगे। वहीं नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने बताया कि दिनोद रोड पर स्थित शाम बाग से लेकर तोशाम बाईपास तक और रेलवे फाटक बीडीपीओ ऑफिस से लेकर सेवा नगर तक की सड़कों के निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया गया है। इन दोनों कार्यों पर करीबन 3.25 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि 3.25 करोड़ रुपए की लागत से 2 सड़कें जो कई दिनों से लंबित थी, उनमें काम होना बाकी था और अब धीरे धीरे वो काम पूरा हो गया है। समय जरूर लगा है, लेकिन काम अच्छा हुआ है। आने वाले कुछ दिनों में आप दिनोद रोड की सड़क देखेंगे और ग्वार फैक्ट्री के पीछे वाली सड़क भी आप देखेंगे। एक में 2.5 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और एक में 60 लाख रुपए मंजूर किए हैं, जिससे हमारा सारा सिस्टम इस साइड का ठीक हो जाएगा और उन सबको लेके आज यहाँ पे हमने शिलान्यास किया है। आज हमारा दिनोद रोड का और गोवा फैक्ट्री के पीछे जो बीडीपी ऑफिस का जो रोड है, उसका जो काफ़ी 1.5 दशक से ज़्यादा से जो कार्य हमारा बड़ा ये लंबित था और क्षतिग्रस्त यहाँ सड़कें थी, उनका कार्य का शिलान्यास आज माननीय एमपी साहब और माननीय विधायक जी द्वारा किया गया है। और ये कार्य नगर परिषद के माध्यम से हम करवा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो दिनोद रोड का जो मामला था, पिछले कई सालों से बीएनआर बनाएगी, कौन बनाएगा, इस चीज़ों में लटका हुआ था। फिर हमने माननीय विधायक जी ने और हमने फिर ये निर्णय लिया कि भी बीएनआर बनाएगी नहीं बनाएगी, लेकिन अगर नगर परिषद से हम इसको बनाते हैं तो हमने 2.5 करोड़ की लागत से इस कार्य का टेंडर लगाया है और आज कार्य का शुभारंभ करने के लिए माननीय विधायक जी उपस्थित हैं। पिछले दिनों की बारिश से तापमान में आई गिरावट से आने वाले दिन गर्म होंगे। ज्येष्ठ माह के शुरुआती दिनों से ही क्षेत्र में तेज आंधी और बूंदाबांदी देखने को मिली है। पिछले 2 दिन से हुई तेज आंधी व बारिश से आसपास के क्षेत्र में तापमान में भारी गिरावट आई है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर देवीलाल ने कहा कि आने वाले दिन शुष्क रहने की संभावना है और तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर देवीलाल ने कहा कि वायुमंडल में तेज तापमान के बढ़ने से क्षेत्र में वायु दबाव बढ़ गया था, जिस कारण तेज आंधी देखने को मिली है और कहीं अच्छी बारिश भी हुई है, जिस कारण से क्षेत्र का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से एकदम नीचे 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया है। उन्होंने बताया कि आने वाली 29 और 30 तारीख को दोबारा से आंधी चलने की संभावना है। उन्होंने किसानों को जागरूक करते हुए कहा कि किसान भाई खेतों में काम करते समय विशेष ध्यान रखें, अधिक तापमान में कार्य करने से वो बचें, सुबह और शाम के वक्त अपने खेतों के कार्य को पूरा करें। अभी जैसे पिछले दिन जो है वो 1-2 दिन पहले जो बरसात हुई है, उससे हल्की बरसात से जो टेम्परेचर है मैक्सिमम तापमान की बात करें तो वो काफ़ी डाउन आया है। जो पहले 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा था वो नीचे आकर के 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया है, जिससे कि सभी जो है आम जन को राहत मिली है टेम्परेचर से। इसके साथ अभी जो आने वाले समय की बात करें तो आगे 3 दिन के दौरान जो है वो मौसम के शुष्क रहने की संभावना है, तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। लेकिन 29 तारीख को जो है वो मौसम में फिर से बदलाव होने की संभावना नज़र आ रही है। उसके साथ साथ 29 तारीख से जो है तेज़ हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, गरज चमक के साथ जो धूल भरी आंधी जो है वो चलने की संभावना बन रही है। ये जो आप कह रहे हो, जो हमने जो एडवाइजरी दी थी उसके अकॉर्डिंग जो है वो टेम्परेचर बढ़ने की जो संभावना हमने जताई थी, उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर इंक्रीज भी हुआ। लेकिन टेम्परेचर जब लंबे एरिया के अंदर, एक लंबे क्षेत्र में अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें क्या है कि जो दबाव होता है उस क्षेत्र के अंदर वो कम हो जाता है। तो कम दबाव का क्षेत्र जब बन जाता है तो ज़्यादा दबाव से कम दबाव की ओर हवाएं जो है वो ट्रेवल करती हैं,
उसके साथ साथ ये आंधी जैसी आंधी है, तेज़ हवाएं हैं, ये चीज़ें देखने को मिलती है और वैसा ही घटित हुआ है। हल्की बारिश बीच बीच में इस समय में सडन हो सकती है, लेकिन अच्छी बारिश जैसी कोई संभावना नहीं थी और आगे भी जो है वो बारिश जैसी संभावना नहीं है। बीच बीच में हल्की बूंदाबांदी, मौसम में बदलाव, तेज हवाओं के साथ ये जो है वो आगे भी रहने की संभावना है। 29 तारीख को फिर ये जो संभावना बन रही है। भिवानी के शांति नगर में पीने के पानी की समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों ने जाम लगा दिया। नगर के निवासियों का कहना है कि 20 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं मिल रही। दूर दराज के क्षेत्र से सिर पर पानी ढोना पड़ रहा है। लोगों ने चेतावनी दी कि उनकी यहाँ पानी की सप्लाई नहीं दी गई तो वे फिर अनिश्चितकालीन जाम लगाएंगे। अनेकों बार पानी की समस्या को लेकर अधिकारियों को अवगत करवा चुके हैं। भिवानी के शांति नगर के लोग पीने के पानी की समस्या को लेकर सड़कों पर उतर गए। लोगों ने कहा कि उन्हें जल्द से जल्द पानी की सप्लाई दी जाए ताकि परेशानी न हो। पहले भी वे पानी की समस्या को लेकर जाम लगा चुके हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि उनके यहाँ पानी की सप्लाई नहीं की गई तो वे फिर से अनिश्चितकालीन जाम लगा देंगे। शांति नगर वासियों ने बताया कि पानी की समस्या उनके यहाँ गंभीर है। पीने के पानी की सप्लाई नहीं आती, जिसके कारण लोग परेशान होते हैं। अधिकारी पानी छोड़ने की बात तो कहते हैं, लेकिन सप्लाई नहीं हो पाती। पिछले करीबन 20 दिन से पानी नहीं मिला है। अनेकों बार अधिकारियों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और अधिकारियों का रवैया भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर समाधान जल्द नहीं हुआ तो मजबूरन अनिश्चितकालीन जाम लगाना ही पड़ेगा। मेरा नाम राधा वर्मा। हमारी गली में 15 दिन से पानी नहीं है और पानी की इतनी दिक्कत हो रही है कि पीने के लिए भी पानी हमें खारा पीना पड़ता है और खारा पानी पीते ही पेट में दर्द हो जाता है और हैंडपंप भी नहीं है ताकि मीठा पानी हो कोई पी ले। इतनी गर्मी में आप सोच सकते हो कि हम पानी कहाँ से लेके आए। नहाने के लिए तब पानी नहीं है, पीने के लिए नहीं है तो नहाने के लिए कहाँ से आएगा पानी। 20 दिन से पहले तो बोल रहे थे नहरों में पानी नहीं है, फिर बोले डिगियों में पानी नहीं है। दोनों जगह पानी आ गया और अब भी यहाँ पे पानी नहीं आ रहा। 5 मिनट के लिए पानी आता है, इतने मोटर चला इतने चला जाता है। क्या दिक्कत है ये? हम तो यही चाहेंगे कि हमारे घर पानी आना चाहिए। संदीप नाम है। मैन तो सप्लाई वाला वाटर सप्लाई का जो सप्लाई वाला वो मेन टारगेट इस गली को करे। 5 मिनट पानी छोड़ा, 5 मिनट बाद बंद कर देता है। मेन टारगेट ये है, या तो सप्लाई वाला ट्रांसफर और यहाँ से प्रॉपर रूप से सप्लाई चालू होनी चाहिए। सबको करवा दिया, कोई नहीं आ रहा। कौन सा सरकारी अधिकारी बूस्टर लग जाए, यहाँ से चालू हो जाए। स्पेशल कोई मान ले वाल लगा दे तो कम से कम काम तो चालू हो जाए। पानी तो आ जाए, ऐसा तो आज ना जीण का ढंग तो हो जाए। बगैर पानी के मेन चीज पानी होता होगा, उसके बगैर क्या करेंगे। भिवानी शांति नगर से पानी की समस्या है। भारत नगर में 3-3 घंटे पानी चलता है, हमें एक बूंद भी पानी नहीं मिलता। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा हम यही रोड पे बैठे रहेंगे भूखे प्यासे। शांति नगर है जी, कोट रोड पे मिनी बाईपास पे सनी चौक के पास। यहाँ एक बूंद भी पानी नहीं आता। बहुत बार जी एप्लीकेशन दे चुके, कई बार डीसी के यहाँ भी जा चुके जी, जेई भी फोन नहीं उठा रहा, लेकिन हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा। हमें पानी चाहिए। और अब चलते चलते अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत, जिसकी शुरुआत 2021 में गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास से हुई थी, देश के 1300 से अधिक स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं के साथ फिर से विकसित किया जा रहा है। इन रेलवे स्टेशनों में बेहतर वेटिंग एरिया, हाईटेक टिकट काउंटर, कैफेटेरिया, एस्केलेटर, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, साफ शौचालय, बेहतर रोशनी और सुरक्षा व्यवस्था जैसी सुविधाएं हैं। इनमें से 103 स्टेशनों को आधुनिक स्वरूप में राष्ट्र को समर्पित किया गया है। कुल 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में फैले इन रेलवे स्टेशनों को 1100 करोड़ से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। हर स्टेशन को उसकी क्षेत्रीय वास्तुकला, संस्कृति और परंपरा के अनुरूप डिजाइन किया गया है। हरियाणा के अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अब तक 34 स्टेशनों सहित 1337 स्टेशनों को विकास के लिए चिन्हित किया गया है। हरियाणा के रेलवे स्टेशनों में अंबाला सिटी, भिवानी जंक्शन, फरीदाबाद, पटौदी रोड, हिसार, बहादुरगढ़, जींद जंक्शन, नरवाना जंक्शन, नारनौल, कालका, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर, जगाधरी के स्टेशन शामिल हैं। इसके अलावा योजना के दूसरे चरण में प्रदेश के 34 स्टेशनों को भी शामिल किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2025 से 26 में हरियाणा के रेलवे परियोजनाओं के लिए 3416 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यह 2009 से 14 तक राज्य को प्राप्त 315 करोड़ रुपए से 11 गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि यह आवंटन हरियाणा में रेलवे ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
2014 से अब तक राज्य में 823 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाए गए हैं, जो कि संयुक्त अरब अमीरात के पूरे रेलवे नेटवर्क के बराबर है। फरीदाबाद और गुड़गांव रेलवे स्टेशनों के विकास के परियोजनाएं प्रगति पर हैं। इसके अलावा हरियाणा में 14 नई रेलवे ट्रैक पर काम चल रहा है। 1195 किलोमीटर नए ट्रैक को बिछाने में 15,875 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन ट्रैकों में चंडीगढ़ बद्दी, पलवल से न्यू पृथला, रेवाड़ी से खाटुवास, भिवानी से दो भाली, चूरू सादलपुर से लूणी, समदड़ी, भीलड़ी, महनहेरू से भवानी खेड़ा, खाटुवास से नारनौल, पानीपत से रोहतक, फिरोजपुर से बठिंडा और जाखल से हिसार लाइनें शामिल हैं। इस अवधि के दौरान हरियाणा को 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों से भी कनेक्टिविटी मिली है। वर्तमान में राज्य के 144 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सुविधाएं उपलब्ध हैं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तीसरा विश्व युद्ध पानी पर होगा, कहा भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह ने। शिक्षा बोर्ड की शिकायत पर एडीसी ने तुरंत लिया संज्ञान। अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर बोर्ड कर्मचारियों का कार्य युद्ध स्तर पर। 3.25 करोड़ रुपए से सुधरेगी दिनोद रोड व सेवा नगर की सड़कें। बारिश से तापमान में आई गिरावट, आने वाले दिन होंगे गर्म। शांतिनगर में पीने के पानी की समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों ने लगाया जाम। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।